नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टुडेज लेक्चर फ्रॉम के यूके यूनिवर्सिटी फॉर बीबीए, बीसीए एंड बीए सेकेंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, यूनिट 3, चैप्टर 4, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एंड वेलबीइंग। आज के इस चैप्टर के बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझ पाएंगे। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी क्या होती है? वेलबीइंग का मतलब क्या है? हैप्पीनेस और वेलबीइंग के बीच का रिश्ता क्या है? आइडेंटिटी और पर्सनालिटी के बीच का कनेक्शन। संख्या फिलॉसफी, उसके गुनास, अंतकारना और पंचकोशा। लेट्स बिगिन विद अ सिंपल इंट्रोडक्शन। वी ऑल यूज द वर्ड पर्सनालिटी इन डेली लाइफ। लेकिन पर्सनालिटी का असली मतलब क्या है? पर्सनालिटी रेफर्स टू परमानेंट क्वालिटीज, जैसे कि किसी इंसान के थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स, वैल्यूज और रिएक्शंस जो उसको यूनिक बनते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम लैटिन पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क जो एक एक्टर पहनता है। बट इन रियल लाइफ पर्सनालिटी एक मास्क नहीं, बल्कि हमारे असली क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होती है। एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का मतलब है जब हमारे सारे मेंटल ट्रेट्स जैसे इंटेलिजेंस, इमोशंस, सोचने का तरीका और डिजायर्स एक साथ बैलेंस में हो। जब ये सब ट्रेट्स मिलकर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, तब हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड है। एक हेल्थी पर्सनालिटी वही होती है जिसमें रिएक्शन टेंडेंसीज लूसली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, बल्कि प्रॉपरली इंटीग्रेट होती है। इसका मतलब है इंसान की पर्सनालिटी स्टेबल और बैलेंस्ड होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे संख्या फिलॉसफी, जिसमें 3 गुनास एक्सप्लेन किए गए हैं, सत्त्वा, राजस और तमस। इनके अलावा हम समझेंगे अंतकारना यानी इनर कॉन्शियसनेस और पंचकोशा, 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। पर्सनालिटी का मतलब होता है एक इंसान का यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग। ये क्वालिटीज यूज दूसरों से अलग बनती है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों का रिजल्ट होता है, और ये लाइफ के दौरान यूजुअली कंसिस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी की। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का मतलब होता है जब एक इंसान का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाइल्डहुड से ही बैलेंस्ड तरीके से हुआ हो। ऐसी पर्सनालिटी में कोई फ्रैगमेंटेशन या कमी नहीं होती। हर एस्पेक्ट, चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो या इमोशंस, सब एक साथ हार्मोनियसली काम करते हैं। वर्ड इंटेग्रिटी का मतलब होता है होलनेस यानी पूर्णता। रिलेटेड शब्दों में आते हैं इंसेपरेबल, इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेशन। ऐसे लोग जो हमेशा सच्चाई से काम लेते हैं, उन्हें हम एडमायर करते हैं। ट्रूथफुलनेस यानी राइट काम को रिलायबली करना, ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का पार्ट होता है। चलिए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी इज फॉर्म्ड थ्रू 7 चीज़: साइकोलॉजी, नीड्स, इंटरेस्ट्स, एटीट्यूड, टेम्परमेंट, एबिलिटीज एंड बॉडी स्ट्रक्चर। वुडवर्थ कहते हैं इट इज अ हार्मोनियस यूनिटी ऑफ ट्रेट्स, इंटरेस्ट्स एंड डिजायर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। ऐसे इंसान के अंदर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। उनकी पर्सनालिटी फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड होती है। एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के 5 इंपॉर्टेंट हार्मोनीज होते हैं। अपनी एबिलिटीज और कैपेसिटीज के बीच हार्मनी, म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के बीच हार्मनी, एबिलिटीज और इंटरेस्ट्स के बीच हार्मनी, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बीच हार्मनी, लाइफ गोल्स और सोशल एथिक्स के बीच हार्मनी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। एजुकेशन का मेन गोल हाई होता है कि एक इंसान की इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलप हो।
जब तक हम अपनी पर्सनालिटी को इंटीग्रेट नहीं करते, हम एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर पर्सनालिटी में इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो तो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट नेचुरली हो जाता है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन वीक हो तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। जब पर्सनालिटी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं होती तो मेंटल और फिजिकल ट्रेट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। ऐसे लोग अपने बिहेवियर में एक्सलेंस नहीं ला पाते और लाइफ के गोल्स में भी स्ट्रगल करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलबीइंग। वेलबीइंग का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें इंसान को हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस का एक्सपीरियंस हो। इसमें आता है अच्छी मेंटल हेल्थ, लाइफ से सेटिस्फैक्शन, पर्पस का होना और स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी। जनरली जब हम कहते हैं आई फील वेल, इसका मतलब होता है कि हम कंटेंट है यानी संतुष्ट। ये एक पॉजिटिव स्टेट है जो लाइफ के कई एरियाज के लिए मीनिंगफुल होती है, जैसे काम, सोसाइटी और पर्सनल हेल्थ। वेलबीइंग का सिंपल डेफिनेशन है एक हेल्थी और एनर्जेटिक फीलिंग जो आपके इमोशंस, एक्शंस और एक्सपीरियंसेस से आती है। जब आप वेलबीइंग के स्टेट में होते हो तो आप ज्यादा हैप्पी, कनेक्टेड और पर्पसफुल फील करते हो। अब देखते हैं वेलबीइंग के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स। वेलबीइंग एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसमें माइंड और बॉडी दोनों इंक्लूड होते हैं। ये सिर्फ इलनेस, डेथ या फाइनेंशियल क्राइसिस तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं उससे भी रिलेटेड है। वेलबीइंग एक पब्लिकली मीनिंगफुल आउटकम है, लोग इसे सीरियसली लेते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की वजह से आज हम वेलबीइंग को मेजर भी कर सकते हैं, एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट। ऑल्सो हायर वेलबीइंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लोअर इलनेस रिस्क, बेटर परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ से। ऐसे लोग प्रोडक्टिव होते हैं और अपनी सोसाइटी में भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखिए, वेलबीइंग और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ का बेस बनते हैं। अब तक हमने समझा कि वेलबीइंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम देखेंगे रिसर्च फाइंडिंग्स और टाइप्स ऑफ वेलबीइंग। स्टडीज जैसे क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये बताते हैं कि वेलबीइंग का कनेक्शन होता है इन चीजों से। ए, सेल्फ रिपोर्टेड हेल्थ, लोग अपने आप को कितना हेल्थी फील करते हैं। बी, लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र। सी, एक्चुअल फिजिकल हेल्थ। डी, मेंटल और फिजिकल इलनेस। ई, सोशल कनेक्शंस, हमारा दूसरों के साथ कनेक्शन। एफ, प्रोडक्टिविटी, काम में एफिशिएंसी। जी, एनवायरनमेंट के फिजिकल और सोशल फैक्टर्स। तो क्लियरली वेलबीइंग सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलबीइंग इन पॉलिसी मेकिंग। वेलबीइंग को मेजर करके पॉलिसी मेकर्स डिफरेंट पॉलिसीज के इफेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया का ग्रीन स्पेस खत्म हो जाता है तो लोगों के वेलबीइंग पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए वेलबीइंग को ट्रैक करना, मेजर करना और प्रोमोट करना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलबीइंग के बारे में। वेलबीइंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए अलग स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। इन्हें हम कहते हैं वेलबीइंग स्किल्स। इमोशनल वेलबीइंग यानी खुद को इमोशनली हैप्पी फील करना। इसके लिए ह्यूम डेवलप करनी पड़ती है इमोशनल स्किल्स जैसे पॉजिटिविटी, इमोशनल रेगुलेशन और माइंडफुलनेस।
अलग अलग लाइफ सिचुएशंस के लिए अलग इमोशनल स्किल्स चाहिए होते हैं। जब ये स्किल्स डेवलप हो जाती है तो हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं और जल्दी रिकवर हो जाते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स से। रिजल्ट, वी बिकम हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल इन अचीविंग आवर गोल्स। फिजिकल वेलबीइंग यानी फिजिकली हेल्थी फील करना। इसके लिए ह्यूम समझना होता है प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को। हेल्थी फूड हैबिट्स और डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हमारे फिजिकल बॉडी को पेन फ्री और फंक्शनल बनाए रखते हैं। जब हम अपना फिजिकल वेलबीइंग बिल्ड कर लेते हैं, हम ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ वेलबीइंग। अब बात करते हैं फिजिकल वेलबीइंग को इम्प्रूव करने के कुछ सिंपल वेज की। हेल्थी ईटिंग यानी ऐसी डाइट लेना जो बॉडी को नरिश करे। डिटॉक्स, बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करना। करेक्टिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की कमी है तो उससे पूरा करना। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप, प्लास्टिक को अपने घर से हटाना, क्योंकि प्लास्टिक हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल वेलबीइंग यानी दूसरों के साथ कनेक्टेड फील करना। सोशल वेलबीइंग का मतलब है कि आप दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, उनके साथ क्लोज बॉन्ड बना सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो जो लोनलीनेस को दूर करे। इसके लिए कुछ सोशल स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, जैसे ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया कहने की आदत। जेनरोसिटी, दूसरों की हेल्प करने का जज्बा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपने इमोशंस और थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना। रिसर्च ये कहता है कि इन हैबिट्स से सोशल वेलबीइंग इंप्रूव होती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना। टेक्नोलॉजी के साथ अपना रिलेशन बैलेंस में रखना। जब हम सोशली कनेक्टेड फील करते हैं, हम इमोशनली भी ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा होपफुल होते हैं और प्रॉब्लम्स का सामना बेटर वे से करते हैं। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस वेलबीइंग यानी अपने काम से सेटिस्फैक्शन पाना। हम अपने दिन का मेजर पार्ट काम में स्पेंड करते हैं, इसलिए वर्क का हमारे ओवरऑल वेलबीइंग पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। वर्क प्लेस वेलबीइंग का मतलब है कि हम अपने इंटरेस्ट्स, स्किल्स और गोल्स को वर्क एनवायरनमेंट में परस्यू करें और हैप्पीनेस, फोकस और प्रॉस्पेरिटी फील करें। इसके लिए हमें डेवलप करनी होती है वर्क लाइफ बैलेंस, अपना पर्पस पहचानना और प्रोफेशनल ग्रोथ के स्किल्स। जब हम अपना काम एंजॉय करते हैं तो हम मोटिवेटेड, फोकस्ड और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। लास्ट इज सोसाइटल वेलबीइंग यानी एक कम्युनिटी का पार्ट फील करना। सोसाइटल वेलबीइंग का मतलब है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट, कल्चर और लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए ह्यूम ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो ह्यूम एनवायरनमेंट और सोसाइटी से इमोशनली कनेक्ट कर सके। जब हम सोसाइटी का एक एक्टिव पार्ट बनते हैं तो हम अपने लाइफ में डीपर पर्पस और सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर विद द फाइनल टाइप ऑफ वेलबीइंग, विच इज सोसाइटल वेलबीइंग यानी समाज के साथ कनेक्टेड रहना और कंट्रीब्यूट करना। सोसाइटल वेलबीइंग का मतलब है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट करें, स्ट्रॉन्ग लोकल इकोनॉमी बनाएं और कंपैशन, काइंडनेस और जेनरोसिटी जैसे पॉजिटिव वैल्यूज को प्रमोट करें। जब हम इन वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो हम फील करते हैं कि हम एक प्रॉस्परस कम्युनिटी का हिस्सा है, जहां लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलकर दुनिया को बेहतर बनते हैं। ये रियलाइजेशन कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बेड कॉज के लिए भी जी रहे हैं, ह्यूम डीप हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देती है। सोसाइटल वेलबीइंग इंप्रूव करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अपने वैल्यूज के साथ जीना।
घर में प्लास्टिक यूज को बंद करना, दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना, काइंडनेस और दयालु सोच को डेली प्रैक्टिस करना। सोसाइटल और इमोशनल वेलबीइंग क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। जब हम सोशली कनेक्टेड फील करते हैं, हम ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा होपफुल और ज्यादा कैपेबल होते हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग। हर कोई चाहता है एक लंबी, रिस्पेक्टफुल और मीनिंगफुल लाइफ। लेकिन आज के टाइम में लाइफ सिर्फ एक सर्वाइवल बन गई है। लोग सिर्फ दिन भर के टास्क से जूझते जा रहे हैं। बिजी स्केड्यूल्स, फियर और ग्रीड, ये सब मिलके स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। और ये स्ट्रेस हमारे हेल्थ और लाइफ दोनों को रिस्क में डाल रहा है। इसी वजह से दुनिया भर में एफर्ट्स किए जा रहे हैं हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करने के लिए। इस टॉपिक का स्टडी साइकोलॉजी, मेडिसिन, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी हो रहा है। आजकल लोग हर चीज से ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं हेल्थ, वेलबीइंग, लाइफ क्वालिटी और हैप्पीनेस के बारे में। इस चैप्टर का मेन फोकस है समझना कि हेल्थ और वेलबीइंग कैसे एक अच्छे और हैप्पी लाइफ के लिए एसेंशियल है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल के प्रति अवेयरनेस, उससे एक्सेप्ट करना और उससे रेगुलरली प्रैक्टिस करना, ये सभी चीजें ओवरऑल वेलबीइंग के लिए की रोल प्ले करती है। चलिए एंड में समझते हैं हैप्पीनेस क्या होती है। हैप्पीनेस एक मेंटल या इमोशनल स्टेट होती है जिसमें इंसान सैटिस्फैक्शन और जॉय फील करता है। ये कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है और लोग इसे पैसा, मोरल वैल्यूज या स्पिरिचुअल गोल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स के लिए हैप्पीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है। एक अच्छी लाइफ जीना, थ्राइव करना, वही रियल हैप्पीनेस है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हैप्पीनेस। इकोनॉमिस्ट्स भी आजकल कहते हैं कि हैप्पीनेस को भी कंसिडर करना चाहिए जब हम किसी पब्लिक पॉलिसी की सक्सेस को जांच करते हैं। सिर्फ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से काम नहीं चलेगा। एक हैप्पी पर्सन ज्यादा हेल्थी होता है, लंबी लाइफ जीता है और अपने लाइफ का ज्यादा एंजॉयमेंट करता है। ऐसे लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज का उसे करके अपने कम्युनिटीज और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हैप्पी इंडिविजुअल्स जनरली होते हैं फिजिकली और मेंटली हेल्थी, अपने आप से सैटिस्फाइड, सेल्फ एक्सेप्टिंग, कॉन्फिडेंट, रिसिलिएंट और दूसरों के साथ उनके हेल्थी रिलेशनशिप्स होते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस एक इमोशनल वेलबीइंग का स्टेट होती है। कभी ये एक छोटी सी गुड मोमेंट के टाइम पर फील होती है और कभी ये ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन होती है। हैप्पीनेस हर इंसान चाहता है, लेकिन हर किसी का हैप्पीनेस का डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है। लेकिन जनरली हैप्पीनेस का मतलब होता है एक इमोशनल स्टेट जिसमें हम जॉय, सैटिस्फैक्शन, कॉन्टेंटमेंट और फुलफिलमेंट फील करते हैं। हैप्पीनेस के दो मेन कंपोनेंट्स, एक द बैलेंस ऑफ इमोशंस। हम सब पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों फील करते हैं। हैप्पीनेस टैब होती है जब हम ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करें और कम नेगेटिव। दो, लाइफ सैटिस्फैक्शन। ये डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे रिलेशनशिप्स, वर्क, अचीवमेंट्स से कितने सैटिस्फाइड हैं। एक पुराने फिलोसफर एरिस्टोटल ने कहा था कि हैप्पीनेस हर इंसान का बेसिक डिजायर होती है। बाकी सब डिजायर्स अस हैप्पीनेस तक पहुंचने के रास्ते होते हैं। उन्होंने हैप्पीनेस के 4 लेवल्स बताए। इमीडिएट सैटिस्फैक्शन, जैसे टेस्टी फूड या फन मोमेंट्स। कंपैरिजन एंड अचीवमेंट्स, जब हम किसी गोल को अचीव करते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन,
जब हम किसी और के लाइफ में हेल्प करते हैं। डीप सेटिस्फैक्शन, जब हम एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। साइंस ऑफ हैप्पीनेस। साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ की साइंस बताए हैं जो दिखाते हैं कि एक इंसान हैप्पी है। अपनी लाइफ को वैसे जीना जैसे आप चाहते हो। लाइफ के फ्लो के साथ चलना बिना ज्यादा टेंशन के। अपनी लाइफ सर्कमस्टेंसेस को पॉजिटिव तरीके से देखना। पॉजिटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स एंजॉय करना। अपने गोल्स अचीव करना या बिलीव करना कि आप अचीव कर पाओगे। ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन फील करना। तो स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस और वेलबीइंग सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल का रिजल्ट होती है। जब हम अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हैं तभी हम ट्रूली हैप्पी फील करते हैं। चलिए अब समझते हैं हैप्पीनेस के साइंस और उसका इम्पैक्ट। एक हैप्पी पर्सन आमतौर पर ज्यादा पॉजिटिव फील करता है नेगेटिव इमोशंस के कंपैरिजन में। नए आइडियाज को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करता है। अपनी सेल्फ केयर करता है और अपने आप को काइंडनेस और कंपैशन से ट्रीट करता है। ग्रैटिट्यूड फील करता है और दिखता है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस के इम्पैक्ट की। रिसर्च के हिसाब से हैप्पीनेस हमारे लाइफ के कई एरियाज को अफेक्ट करती है, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पॉजिटिव इमोशंस लाइफ सैटिस्फैक्शन को बढ़ते हैं। लोगों को स्ट्रॉन्ग कोपिंग स्किल्स और इमोशनल रिसोर्सेज डेवलप करने में मदद करते हैं। बेटर हेल्थ और लॉन्गर लाइफ से लिंक्ड है। एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं उनका लाइफ स्पैन 13 साल तक लॉन्गर हो सकता है। पॉजिटिव इमोशंस रेजिलियंस को बढ़ते हैं, यानी हम स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और सेटबैक्स के बाद जल्दी रिकवर कर पाते हैं। हैप्पी लॉग ऑन में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और ये लॉन्ग टर्म तक लो रहता है। ये लोग हेल्थी हैबिट्स भी फॉलो करते हैं, जैसे अच्छी डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर आप हैप्पी हो तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, इसलिए इलनेस होने का चांस कम होता है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस और वेलबीइंग के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। बायोलॉजी, साइकोलॉजी, रिलीजन और फिलॉसफी, इन सब ने हैप्पीनेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन जब हम इन सब पर्सपेक्टिव्स को देखें तो हमें 3 बेसिक इंटरलिंक्ड एलिमेंट्स मिलते हैं। फिजिकल हेल्थ, अपनी बॉडी का हेल्थी होना। साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ, अपने माइंड का बैलेंस्ड होना। सोशल हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी से कनेक्टेड फील करना। ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप फिजिकली हेल्थी होते हैं तब आप मेंटल हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं, और जब दोनों बैलेंस में होते हैं तभी आप ट्रू सोशल वेलबीइंग फील करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस और वेलबीइंग स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होते हैं, जहां एक एलिमेंट दूसरे को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे उन एलिमेंट्स के बारे में जो हमारी हैप्पीनेस और वेलबीइंग को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, जो हमें हमारे बॉडी के शेप और कंडीशन के बारे में बताता है। ये फैक्टर्स जैसे हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स और एक्सरसाइज के बाद रिकवरी टाइम से डिटरमाइन होता है। अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारी लाइफ और न्यूट्रिशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, खासकर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। हम जब फिजिकली फिट रहते हैं तो हमें न सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि ये हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को भी बूस्ट करता है। अगला एलिमेंट है साइकोलॉजिकल हेल्थ, यानी हमारी मेंटल हेल्थ।
ये तब होता है जब हम अपने स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रगल्स को समझ पाते हैं और उन्हें एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ ये इंश्योर करता है कि हम अपनी डेली लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके और अपनी एबिलिटीज को रियलाइज कर सके। अगर कभी हम मेंटली स्ट्रगल करते हैं तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी हमारी मदद कर सकती है, ताकि हम अपने इमोशंस को समझ सके और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सके। मेंटल हेल्थ से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारे ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस करता है। अब बात करते हैं सोशल हेल्थ के बारे में, जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस से जुड़ी होती है। ये फैक्टर्स जैसे लोगों के बीच हेल्थ डिफरेंसेस, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहलाते हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अगर सोशल हेल्थ अच्छी हो तो ये हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर बनाता है और हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को बेटर बना पाते हैं। इन 3 एलिमेंट्स को देखते हुए ये क्लियरली समझ में आता है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ हाई सोशल हेल्थ का फाउंडेशन बनते हैं। और जब ये 3 एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये हमारी हैप्पीनेस और वेलबीइंग को शेप करते हैं। अब हम बात करते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। मैस्लो के मॉडल के अकॉर्डिंग हमें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ नीड्स को पूरा करना ही काफी नहीं है। हैप्पीनेस और वेलबीइंग तभी मिलती है जब हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं और अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं और अपने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ये स्टेजेस हम इस तरह देख सकते हैं: फिजिकल वेलबीइंग, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, सोशल वेलबीइंग। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हमारी हैप्पीनेस और वेलबीइंग को डिफाइन करते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये सब हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को शेप करते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी और पर्सनालिटी के बीच का रिलेशनशिप समझना हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट वो है जो हम अपने बारे में सोचते हैं और समझते हैं। ये हमें अपने रोल्स समझने में मदद करता है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आइडिया हमारे पास अपने बारे में होता है, जैसे हमारी फिजिकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, जो हम अपने आप को समझते हैं और जैसे हम डेवलप करते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को कैसे देखते हैं या अपने आइडेंटिटी और वैल्यूज को किस तरीके से समझते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये डिसाइड करता है कि हम अपने लाइफ के अलग अलग रोल्स में कैसे बिहेव करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है, क्योंकि कभी कभी किसी के साइकोलॉजी, ट्रेट्स और एबिलिटीज को समझना मुश्किल होता है। पुरानी सोच कहती थी कि हर इंसान का एक सिंगल सेल्फ इमेज होता है जो मोस्टली सेम रहता है और उसके बेसिस पे वो अपनी चॉइसेस जैसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चूज करता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लेक्स होती गई, मल्टीपल सेल्व्स का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसमें इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अपनी अलग वर्जन्स दिखता है। रॉय बॉमिस्टर कहता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंडिविजुअल का अपने बारे में व्यू होता है, जो उनके एट्रीब्यूट्स और वो कौन है उसके बारे में होता है। रोजनबर्ग कहता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वो टोटलिटी होती है जो हमारे अपने बारे में थॉट्स और फीलिंग्स होती है, जिसमें हम अपने आप को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट का कनेक्शन दूसरे सेल्फ स्ट्रक्चर्स से भी होता है, जैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ अवेयरनेस।
कार्ल रॉजर्स, जो एक फेमस ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आइडियल सेल्फ, ये वो पर्सन है जो आप बनना चाहते हैं। ये वो क्वालिटीज है जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। अगर आप अपने आइडियल वर्जन में होते तो आप अपने आप को इसी तरीके से देखते। सेल्फ इमेज का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। इसमें आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स और सोशल रोल्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो आपके सेल्फ इमेज को शेप करते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को देखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को समझते हैं और सोसाइटी में अपने रोल्स को कैसे देखते हैं, ये सब मिलके आपका सेल्फ इमेज बनाता है। सेल्फ एस्टीम ये बताता है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यू करते हैं। ये आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, आप अपने आप को दूसरों से कैसे कंपेयर करते हैं और आपका सोशल रोल सोसाइटी में क्या है। इन तीनों कंपोनेंट्स, सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है और ये बताता है कि हम दुनिया में अपने आप को कैसे देखते हैं और कहाँ फिट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मावधारणा की विशेषताएं। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ब्लेंड है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स का, जो हम अपने आइडेंटिटी और कैपेबिलिटीज के बारे में रखते हैं। ये हमारे अपने आप को देखने का तरीका है, जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिलीफ्स, वैल्यूज और एबिलिटीज शामिल है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, आत्मावधारणा व्यवस्थित है। हर किसी का अपने बारे में अलग सोच होती है। हम अपने आप को काइंड, पेशेंट, सेल्फिश या किसी और ट्रेट के रूप में देख सकते हैं। लेकिन ये सारी परसेप्शंस एक ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट में बदल जाती है, जो हमारे बिहेवियर और इंटरैक्शंस को गाइड करता है। अगर किसी को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच करता कोई बिलीफ मिलता है, तो वो उस बिलीफ को बदलने में रेजिस्टेंट होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लर्न्ड, आत्मावधारणा सीखी जाती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे साथ नहीं आता, ये हम वक्त के साथ सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपने इंटरैक्शंस और दूसरों के साथ हमारे ट्रीटमेंट के बेसिस पर डेवलप करते हैं। जैसे एक इंसान अपने आप को जेनरस और हेल्पफुल समझ सकता है, लेकिन दूसरे लोग उससे सेल्फिश देखते हैं, जो ये दिखता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे परसेप्शन के हिसाब से नहीं होता। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डायनामिक, आत्मावधारणा गतिशील है। सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं होता। ये बदलता रहता है जैसे जैसे हम लाइफ में नए सिचुएशंस और चैलेंजेस का सामना करते हैं। हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं। जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम अपने ऐसे आइडियाज को छोड़ देते हैं जो हमारे करंट सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करते, और नए आइडियाज अडॉप्ट करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस या एस्पिरेशंस के साथ बेटर फिट करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और फंक्शनल डायमेंशंस का रेंज होता है। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है और टाइम के साथ चेंज हो सकता है जब हम नए एक्सपीरियंसेस या पर्सपेक्टिव्स का सामना करते हैं। आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी हमारे बारे में हमारी समझ को दिखता है, जैसे हम अपने आप को इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप्स का मेंबर समझते हैं। इसमें वो क्वालिटीज, ट्रेट्स, बिलीफ्स
और एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप को डिफाइन करते हैं। आइडेंटिटी बचपन से शेप होती है जब हम अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में समझते हैं। जेनकिंस कहते हैं, आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स नोइंग हु वी आर, नोइंग हु अदर्स आर, देम नोइंग व्हाट वी आर, एंड अस नोइंग हु दे थिंक वी आर। लॉलर ये कहते हैं, आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन आवर असेसमेंट ऑफ अदर्स हु इज सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम अस। गिड्डन्स और सुट्टन कहते हैं, पर्सनल और सोशल फैक्टर्स दोनों मिलकर हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हमारे बर्थ और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। रेशियल आइडेंटिटी, ये एक पर्सन के अपने रेशियल ग्रुप से आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे एशियन अमेरिकन, ब्लैक एटसेट्रा। ये आइडेंटिटी जनरली लाइफ लॉन्ग रहती है। एथनिक आइडेंटिटी, ये एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप से आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे जापानीज, मलेशियन एटसेट्रा। जियोग्राफिक आइडेंटिटी, ये एक पर्सन के लोकल या रीजनल अफिलिएशन से रिलेटेड होता है, जैसे कोई अपने आप को मिडवेस्टर्नर, न्यूयॉर्कर या टेक्सन कह सकता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये एक पर्सन के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से रिलेटेड होता है, जैसे हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल एटसेट्रा। फैमिली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी अन रोल्स से बनती है जो एक पर्सन अपनी फैमिली में प्ले करता है। ये टाइम के साथ चेंज हो सकती है, जैसे एक वाइफ, मदर, आंट या ग्रैंड मदर का रोल लेना। एबिलिटी आइडेंटिटी, ये एक पर्सन की एबिलिटी या डिसेबिलिटी से रिलेटेड होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने आप को कैसे देखता है और दूसरे उससे कैसे देखते हैं। फिजिकल आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होती है, जैसे बॉडी साइज, हाइट और अपीयरेंस। कुछ ट्रेट्स स्टेबल रहते हैं, जैसे आपका हाइट, लेकिन वेट या बॉडी शेप जैसे ट्रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं टाइम के साथ। एज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपके एज ग्रुप से रिलेटेड होती है, जैसे आप अपने आप को यंग, मिडिल एज्ड या एल्डरली समझते हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपके रिलीजियस बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करती है, जो अक्सर उस रिलीजन से शेप होती है जिसमें आप बोर्न होते हैं या जो आप बाद में अपना लेते हैं। क्लास आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बताती है कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एटसेट्रा। ये आपके दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शंस से समझ आता है जो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स से होते हैं। एजुकेशनल आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपकी एजुकेशन लेवल या जिस टाइप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने अटेंड किए हैं उससे शेप होती है, जैसे एजुकेटेड, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स एटसेट्रा। करियर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी टैब डेवलप होती है जब आप अपना करियर पाथ चूज करते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में रोल अस्यूम करते हैं। ये इवॉल्व हो सकती है जब आप नए जॉब्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जैसे डॉक्टर, आर्टिस्ट, सीईओ एटसेट्रा। हर एक टाइप की आइडेंटिटी आपके ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप करती है और ये आपको दिखता है कि आप अपने आप को कैसे समझते हैं और दुनिया से कैसे रिलेट करते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है एक यूनिक कॉम्बिनेशन के रूप में जो आपके बिहेवियर्स, इमोशंस और थॉट्स को डिफाइन करता है। जबकि सभी ह्यूमंस सिमिलर इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं या सिमिलर बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं, लेकिन इन ट्रेट्स का यूनिक कॉम्बिनेशन एक पर्सन को दूसरे से अलग बनाता है। पर्सनालिटी एक फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स शामिल है जो एक इंसान को दूसरे से अलग बनते हैं और एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं।
हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से आया है, जो एक मास्क को रेफर करता था जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन थिएटर में एक्टर्स पहनते थे अपने रोल्स के अकॉर्डिंग। आज के टाइम में पर्सनालिटी वो टोटल पैटर्न्स है जो आपके थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग को डिफाइन करते हैं, जो आपके कैरेक्टर को बनाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। मॉर्टन प्रिंस 1924 कहते हैं कि पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल टेंडेंसीज, इंपल्सेस, इंस्टिंक्ट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स का सम होती है। ये डेफिनेशन इंटरनल बायोलॉजिकल कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करती है। पर्सनैलिटी। Personality is the total of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites, and instincts of the individual, and the acquired dispositions and tendencies. Morton Prince. गॉर्डन ऑलपोर्ट 1937 ने पर्सनालिटी को एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया था, जो साइकोलॉजिकल सिस्टम्स का एक ग्रुप होता है जो इंडिविजुअल को अपने एनवायरनमेंट के साथ यूनिकली एडजस्ट करने में मदद करता है। पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज एनवायरनमेंट। गॉर्डन ऑलपोर्ट। ये डेफिनेशन पर्सनैलिटी को एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस के रूप में देखती है और इंटरनल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करती है, सिर्फ एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस के बजाय। की एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स, शारीरिक और मानसिक लक्षणों का संयोजन। पर्सनैलिटी में इंसान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मेंटल क्वालिटीज, थॉट्स, डिजायर्स और इंटरेस्ट्स शामिल होते हैं जो उनके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की संरचना और पैटर्न। ये वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कोई इंडिविजुअल कैसे अलग अलग सिचुएशंस में बिहेव करेगा। सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सामाजिक और मानसिक प्रभाव। पर्सनैलिटी सोशल इंटरैक्शंस के दौरान एडजस्ट होती है और ये आपके सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। यूनिकनेस, अद्वितीयता। हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी यूनिक होती है, हर एस्पेक्ट में वेरिएशंस होती है। बेसिक्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को 5 मेन ट्रेट्स या फैक्टर्स से बनाया गया है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। इन्हें बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कहा जाता है और ये हैं: ओपननेस, स्पष्टता। ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और नॉवेल्टी के लिए प्रेफरेंस को डिफाइन करता है। ये एक इंसान के नए चीज़ीन एक्सपीरियंस करने की विलिंगनेस को दिखता है। कुछ रिसर्चर्स इस ट्रेट को इंटेलिजेंस से भी एसोसिएट करते हैं। कॉन्शियंशियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा। ये सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इंसान ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल और हार्ड वर्किंग हो। एक्सट्रावर्शन, बहिर्मुखता। ये एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, सोशिएबिलिटी और एक्साइटमेंट की तलाश को डिस्क्राइब करता है। एक्सट्रोवर्ट्स टिपिकली आउटगोइंग होते हैं और सोशल एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। अग्रीएबलनेस, सहमति। ये कोऑपरेटिव, फ्रेंडली और कंपैशनेट होने की टेंडेंसी को रेफर करता है। ये एक इंसान के एम्पैथी और काइंडनेस को रिफ्लेक्ट करता है। न्यूरोटिसिज्म, मानसिक तनाव। ये पर्सन के नेगेटिव इमोशंस जैसे एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी को डिस्क्राइब करता है। न्यूरोटिसिज्म इमोशनल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी से भी रिलेटेड होता है।
ये 5 ट्रेट्स पर्सनालिटी रिसर्च के फाउंडेशन है और ये बताते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर और वर्ल्ड के साथ इंटरैक्शन कैसा होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कई फैक्टर्स से शेप होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इन डिटर्मिनेंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक घटक। ये वो इनहेरेंट ट्रेट्स है जो जेनेटिक्स से मिलते हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम्स से इन्फ्लुएंस होते हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। हेरेडिटी, आनुवंशिकता। हेरेडिटी वो जेनेटिक फैक्टर्स है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक पास होते हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, टेम्परामेंट और एनर्जी लेवल्स। ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन का रोल भी पर्सनालिटी में इम्पोर्टेंट होता है। ब्रेन फंक्शंस जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और हॉर्मोन्स पर्सनालिटी ट्रेट्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोफीडबैक टेक्निक्स जैसे बायोफीडबैक से इंसान अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे ब्रेन वेव्स, ब्लड प्रेशर और हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो पर्सनालिटी ट्रेट्स को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताएं। हाइट, बॉडी शेप और अपीयरेंस जैसे एक्सटर्नल फीचर्स भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और ये पर्सनालिटी को शेप करते हैं और कैसे हम अपने आप को और दूसरों को परसीव करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक घटक। कल्चर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे डीप इम्पैक्ट होता है। जिस कल्चर में इंसान बड़ा होता है उसके नॉर्म्स, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस उनके बिहेवियर्स और पर्सनालिटी को शेप करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस डिसाइड करते हैं कि हम फ्रीडम, एग्रेशन, कंपटीशन और कोऑपरेशन को कैसे देखते हैं। फैमिली फैक्टर्स, पारिवारिक घटक। फैमिली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली एनवायरनमेंट जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच इंटरैक्शंस पर्सनालिटी ट्रेट्स के फॉर्मेशन पे मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। मिस्चेल के अकॉर्डिंग फैमिली इन्फ्लुएंसेस को 3 तरीकों से समझा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। बच्चे फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को इमिटेट करते हैं। इंटेंशन, इरादा। बच्चे फैमिली मेंबर्स जैसे बनना चाहते हैं। इंटरनलाइजेशन, आंतरिककरण। बच्चे फैमिली मेंबर्स के ट्रेट्स और बिहेवियर्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं। सोशल फैक्टर्स, सामाजिक घटक। सोशलाइजेशन यानी दूसरों से इंटरैक्शन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशलाइजेशन अर्ली स्टार्ट होता है, जैसे मदर और न्यूबॉर्न के बीच इंटरैक्शन, और आगे चल के सिबलिंग्स, पीयर्स और वर्क ग्रुप्स के साथ भी होता है। ये प्रोसेस इंसान को एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स सिखाता है और वो स्किल्स, वैल्यूज और नॉर्म्स डेवलप करते हैं जो सोशल इंटरैक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स, स्थिति से संबंधित घटक। पर्सनालिटी काफी हद तक स्पेसिफिक सिचुएशंस से इन्फ्लुएंस होती है। जिस एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट में इंसान होता है वो उनके बिहेवियर और पर्सनालिटी ट्रेट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जबकि पर्सनालिटी जनरली स्टेबल होती है, ये सिचुएशंस के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। अलग अलग सिनारियोज अलग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को हाईलाइट करते हैं। रोल ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी इन पर्सनालिटी। आजकल रिसर्चर्स सेल्फ और आइडेंटिटी के नेचर पे फोकस कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। सेल्फ इंसाइट, आत्मजागरूकता का मतलब होता है अपने बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शंस को समझना। सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, आत्मजागरूक भावनाएं जैसे प्राइड, गिल्ट या एम्बैरेसमेंट,
ये इमोशंस डायरेक्टली हमारे सेल्फ इमेज से लिंक्ड होते हैं। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, ये बताता है कि एक इंसान अपनी वैल्यू या वर्थ को कितना समझता है। नैरेटिव आइडेंटिटी, कथात्मक पहचान, लोग अपनी लाइफ की स्टोरी कैसे बताते हैं, ये उनके सेल्फ को समझने का एक तरीका होता है। और कल्चर एंड सेल्फ, संस्कृति और स्वयं, मतलब हम किस कल्चर में बड़े होते हैं वो हमारे सेल्फ और पर्सनालिटी दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी और सेल्फ के बीच के रिलेशनशिप की। पर्सनालिटी और सेल्फ को लोग अक्सर एक ही जैसा समझते हैं, पर दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग ट्रेट्स, जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है या बहुत डिसिप्लिन्ड है। ये ट्रेट्स बाहर से दिखाई देते हैं और हर इंसान में यूनिक होते हैं। सेल्फ का मतलब है एक इंसान का अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयरनेस। ये थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है। इसमें इंसान के रोल्स, वैल्यूज और ट्रेट्स सब इंक्लूड होते हैं, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग सेल्फ को अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, जैसे फिजिकल ट्रेट्स, सोशल रोल्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमन खुद को एक्सट्रोवर्ट, मदर, लिबरल या प्रोफेशनल के रूप में आइडेंटिफाई कर सकती है। इन सब सेल्फ डिस्क्रिप्शंस का एक हिस्सा पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, जैसे एक्सट्रोवर्ट होना। पर बाकी रोल्स और एस्पेक्ट्स सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, सेल्फ का पार्ट होते हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स तो मोस्टली स्टेबल रहते हैं, लेकिन सेल्फ थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और उसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों चीजें शामिल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें पर्सनालिटी शामिल है, लेकिन सेल्फ पर्सनालिटी से आगे भी जाता है। पर्सनालिटी स्टेबिलिटी और चेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल्फ वेरिफिकेशन का। सेल्फ वेरिफिकेशन का मतलब होता है हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें वैसे ही देखें जैसे हम खुद को समझते हैं। ये प्रोसेस हेल्प करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स को स्टेबल बनाए रखने में। लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करने के लिए दूसरों से फीडबैक लेते हैं, जिसे उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट बना रहता है। लेकिन कभी कभी लोग समझते हैं कि उन्हें बदलाव की जरूरत है, तो वो कॉन्शियसली अपनी पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे करियर या फैमिली के कमिटमेंट्स के वजह से लोग ज्यादा कॉन्शियंशियस या एग्रीएबल बन जाते हैं या कुछ पुराने बिहेवियर्स कम हो जाते हैं। ये ग्रेजुअल चेंजेस पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी भी लाए और अडेप्टेशन भी। लाइफ के इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस और हम कैसे उन्हें प्रोसेस करते हैं, ये भी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। रिसर्च कहता है कि लोग जब अपने नेगेटिव लाइफ इवेंट्स पर डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनमें पर्सनल ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं संख्या फिलॉसफी की। संख्या एक पुरानी भारतीय दर्शन है जिसे ऋषि कपिल ने डेवलप किया था। इस फिलॉसफी में दो मेन रियलिटीज है, प्रकृति और पुरुष। पुरुषा है प्योर कॉन्शियसनेस, एक ऑब्जर्वर, और प्रकृति है सब मटेरियल चीजें जैसे बॉडी, माइंड, ईगो, इमोशंस। जब पुरुषा और प्रकृति इंटरैक्ट करते हैं तब दुनिया और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। संख्या कहता है कि सेल्फ नॉलेज से ही लिबरेशन पॉसिबल है। जब कोई समझ जाता है कि उसका असली सेल्फ पुरुषा अलग है मटेरियल वर्ल्ड प्रकृति से, तब वो मोक्षा पाता है, यानी बर्थ डेथ के साइकिल से मुक्ति। ये रियलाइजेशन किसी एक्सटर्नल गॉड की हेल्प से नहीं, बल्कि अपने आप की अंडरस्टैंडिंग से होता है। संख्या कहता है कि पुरुषा अमर है। जब एक बॉडी मर जाती है तो सोल पुरुषा एक नए बॉडी में चला जाता है। फिजिकल बॉडी तो पेरिश हो जाती है,
लेकिन सटल बॉडी जो माइंड, ईगो और कॉन्शियसनेस से बनी होती है वो आगे बढ़ती है नेक्स्ट लाइफ में। संख्या फिलॉसफी के हिसाब से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के जरिए जिसमें पुरुषा और प्रकृति का इंटरैक्शन मेन रोल प्ले करता है। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन संख्या। पुरुषा का प्रकृति पर प्रभाव। जब पुरुषा यानी कॉन्शियस सेल्फ प्रकृति की तरफ अट्रैक्ट होता है तब डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। इससे बुद्धि, इंटेलेक्ट का जन्म होता है जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का पहला सिग्नल है। अहंकारा का उद्भव। अगला स्टेप है ईगो या अहंकारा का आना। अब इंसान सोचता है कि ये ईगो हाय उसकी असली आइडेंटिटी है, लेकिन ये एक इल्यूजन होता है। संख्या कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करती है। 5 एलिमेंट्स और परसेप्शन। प्रकृति से 5 ग्रोस एलिमेंट्स स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ और 5 सटल एलिमेंट्स साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल निकलते हैं। ह्यूमन सेंसेस इन एलिमेंट्स के थ्रू दुनिया को परसीव करते हैं और यही परसेप्शन ग्रेजुअली इंसान की पर्सनालिटी और कॉन्शियसनेस को शेप करता है। संख्या फिलॉसफी कहता है कि पर्सनालिटी पुरुषा और प्रकृति के इंटरैक्शन का रिजल्ट है एक स्पिरिचुअल और मटेरियल बैलेंस। अब बात करते हैं 3 गुणास की जो प्रकृति के बेसिक क्वालिटीज है। तमस ये है डार्कनेस और इग्नोरेंस। तमस से आती है लेजीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन और समझने की कमी। ये इंसान को इग्नोरेंस में बंध के रखता है जैसे फियर, गिल्ट या बोर्डम। रजस ये है एक्टिविटी और एनर्जी। राजस क्रिएट करता है रेस्टलेसनेस, डिजायर्स, एम्बिशन और अटैचमेंट। जब कोई सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भागता है या हमेशा बिजी या एंशियस फील करता है वो राजस के अंडर होता है। सत्व ये बेस्ट गुना है, सिंबल ऑफ क्लैरिटी, विजडम, पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब इंसान में नॉलेज, कंपैशन और बैलेंस होता है तो सत्वा डोमिनेट करता है। सत्वा राजस और तमस दोनों को कंट्रोल करता है और इंसान को एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। संख्या फिलॉसफी एक एंशिएंट इंडियन सिस्टम है जो दुनिया को सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश करता है। की फीचर्स ऑफ संख्या। संख्या का मतलब ही होता है काउंटिंग या एन्यूमरेशन, यानी सब कुछ लॉजिकली कैटेगराइज करना। इस सिस्टम को डेवलप किया ऋषि कपिला ने, जिन्होंने संख्या सूत्रास लिखे। ड्यूअलिज्म इसका बेस है, यानी पुरुषा, कॉन्शियसनेस और प्रकृति, नेचर, दो अलग-अलग और इंडिपेंडेंट तत्व है। संख्या एक साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच फॉलो करता है तो एक्सप्लेन द यूनिवर्स। संख्या कहता है इग्नोरेंस हाई सफरिंग की जड़ है और ट्रू नॉलेज हाई लिबरेशन का रास्ता है। नॉलेज गेन करने के 3 मेन टूल्स है। प्रत्यक्षा, डायरेक्ट परसेप्शन। अनुमाना, इन्फ्रेंस। शब्द, टेस्टिमनी ऑफ रिलायबल सोर्सेस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ संख्या। सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन का गोल होना चाहिए कि हर स्टूडेंट अपना असली पोटेंशियल समझे। पुरुषा प्रकृति अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को ये समझना जरूरी है कि उनकी ट्रू सेल्फ पुरुषा क्या है और वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस प्रकृति क्या है। होलिस्टिक ग्रोथ। एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है। वैल्यू बेस्ड लर्निंग। संख्या कहता है कि एजुकेशन इंसान को सच्ची वैल्यूज सिखाए ताकि वो दुनिया को रिस्पॉन्सिबली समझ सके। गुनास एंड लाइफ। हर इंसान में तमस, राजस और सत्वा तीनों गुनास होते हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन अलग होता है। अगर तमस ज्यादा होगा तो इंसान लेजी, कॉन्फ्यूज्ड या डिप्रेस्ड होगा। राजस डोमिनेंट हो तो इंसान रेस्टलेस, ग्रीडी या ओवरली एम्बिशियस हो सकता है। और अगर सत्वा स्ट्रांग हो
टू क्लैरिटी, पीस और विजडम डेवलप होती है। गोल ये है कि हम अपने अंदर के गुनास को समझें और सत्वा को एनहांस करके लाइफ को बैलेंस और हार्मनी में जिएं। 3 गुनास और पर्सनल डेवलपमेंट। तमस डार्कनेस और इनएक्टिविटी का सिंबल है। जब तमस डोमिनेंट होता है तो इंसान लेजी, कन्फ्यूज्ड और डिमोटिवेटेड हो जाता है। ये नेगेटिव क्वालिटीज जैसे एडिक्शन, डिप्रेशन और बोर्डम को बढ़वा देता है। राजस एक्टिविटी और डिजायर का गुना है। ये इंसान को एक्टिव बनाता है पर साथ हाई रेस्टलेस भी। राजस से इंसान में एम्बिशन और एनर्जी तो होती है पर एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। सत्वा ये क्लैरिटी, पीस और विजडम का सिंबल है। जब सत्वा स्ट्रांग होता है तब इंसान काम, कंपैशनेट और स्पिरिचुअली अवेयर होता है। सत्वा हाई अल्टीमेट गोल है क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रू हैप्पीनेस तक ले जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट में गुनास का रोल। हर इंसान अपनी लाइफ में गुनास का बैलेंस शिफ्ट कर सकता है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। हेल्थी डाइट, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, क्लियर एंड पीसफुल मेंटल एटीट्यूड। अगर हम तमस को कंट्रोल, राजस को रिड्यूस और सत्वा को एनहांस करें तो हमारा माइंड ज्यादा क्लियर होगा, स्ट्रेस कम होगा और हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। क्विक समरी टेबल। गुना नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट। तमस डार्कनेस, इनएक्टिविटी लेजीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन ब्रिंग्स इग्नोरेंस एंड स्टैग्नेशन। राजस पैशन, एक्टिविटी रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, desire leads to attachment and stress. Sattva goodness, clarity, peace, wisdom, compassion leads to peace and inner growth. अंतकारना इनर इंस्ट्रूमेंट। हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से अंतकारना मतलब होता है माइंड का फुल सिस्टम, यानी जो अंदर चलता है, जिसमें हमारी थिंकिंग, ईगो और जजमेंट सब शामिल होती है। अंतः का मतलब है इनर, कराना का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे इनर फैकल्टीज का सेट है जो हेल्प करता है सोचने, डिसीजन लेने और अपनी आइडेंटिटी बनाने में। अंतकारना के 4 पार्ट्स भी होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उनका ब्रेकडाउन बता सकता हूं। चाहे तो उसको विजुअल फॉर्मेट में भी दिखाते हैं। अंतकारना इनर इंस्ट्रूमेंट या माइंड सिस्टम। अंतकारना का मतलब है अंदर का यंत्र या इंटरनल टूल। ये बॉडी और सोल के बीच का ब्रिज है, यानी ये वो सिस्टम है जो हमें दुनिया से कनेक्ट करता है, मेंटली और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मानस माइंड, ये माइंड का बेसिक थिंकिंग पार्ट है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। सोचना, डाउट करना या सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना इसका काम है। चिट्टा मेमोरी, ये मेमोरी स्टोर करता है, यानी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंप्रेशंस और सबकॉन्शियस थॉट्स सब यहाँ होते हैं। बुद्धि इंटेलेक्ट, ये डिसीजन मेकर है। राइट और रॉन्ग का जजमेंट यही करता है। एनालिसिस और रीजनिंग में बुद्धि का रोल होता है। अहंकारा, ईगो, ये आईनेस का पार्ट है, यानी मैं कौन हूं, मेरा बॉडी, मेरा नाम, ये सब अहंकारा से आता है। ये आइडेंटिटी क्रिएट करता है, लेकिन कभी कभी ईगो बैठ जाता है। ब्लावेट्स्की का कहना था कि अगर इंसान स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो अंतकारना की प्योरिटी बनी रहती है, इवन इफ दुनिया डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। पंचकोशा, 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। 5 कोशा, शीट और कवरिंग। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारा ट्रू सेल्फ, आत्मन, 5 लेयर्स में कवर्ड होता है। इन्हें समझना पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अन्नमय कोशा, फूड शीट।
ये हमारा फिजिकल बॉडी है जो फूड और न्यूट्रिशन से बनता है। इसको हेल्थी रखने के लिए योगा, डाइट और रेस्ट जरूरी है। प्राणमय कोशा, वाइटल एनर्जी शीथ। ये एनर्जी बॉडी है जो प्रणा या लाइफ फोर्स से रिलेटेड है। इसका रिलेशन है ब्रीदिंग और बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो से। प्राणायाम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसको बैलेंस करते हैं। मनोमाया कोशा, मेंटल या साइकोलॉजिकल शीथ। ये माइंड का इमोशनल जोन है जहां थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ अवेयरनेस बनती है। ये कोशा हमारी दुनिया को परसीव करने का सेंटर है। अगर इमोशंस अप डाउन हो रहे हो या स्ट्रेस ज्यादा हो तो ये कोशा इम्बैलेंस में होता है। माइंडफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन जैसे जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन से इसको बैलेंस किया जा सकता है। 4. विजननामय कोशा, इंटेलेक्चुअल या विजडम शीथ। ये इंटेलेक्ट और इनर विजडम का लेयर है, डीप इंसाइट, इंट्यूइशन और हायर थिंकिंग के साथ लिंक्ड है। ट्रूथ को समझना, डीप क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करना और सेल्फ इंक्वायरी यहां होती है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन इस कोशा को स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये कोशा ह्यूम गाइड करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ और क्लैरिटी की तरफ। 5. आनंदमाया कोशा, ब्लिस या स्पिरिचुअल शीथ। ये सबसे अंदर का लेयर है और इसका रिलेशन है प्योर जॉय, पीस और स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ। जब माइंड और ईगो काम हो जाए तब ये कोशा एक्टिवेट होता है। डीप मेडिटेशन, सरेंडर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से इस ब्लिसफुल स्टेट का एक्सपीरियंस होता है। इस कोशा में इंसान वननेस विद द यूनिवर्स फील करता है, जैसे सब कुछ एक हाई एनर्जी है। पंचकोशा और हॉलिस्टिक हेल्थ का कनेक्शन। पंचकोशा मॉडल ह्यूम बताता है कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेयर्स का मिक्स है। अगर एक कोशा इम्बैलेंस में हो तो पूरा सिस्टम इफेक्ट होता है। इसीलिए हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब है सब लेयर्स को हार्मोनाइज करना। बैलेंस करने के टूल्स क्या है? योगा बॉडी और ब्रेथ को अलाइन करता है। प्राणायाम प्राणाया एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है। मेडिटेशन माइंड, इंटेलेक्ट और सोल को कनेक्ट करता है। माइंडफुलनेस इमोशनल अवेयरनेस और कामनेस लाता है। अब हम बात करेंगे पंचकोशा के बारे में, यानी वो 5 लेयर्स जो हमारे ट्रू सेल्फ को कवर करती है और कैसे ये लेयर्स हमारे वेलबीइंग और हैप्पीनेस से जुड़ी होती है। सबसे पहला है अन्नमय कोशा। ये हमारा फिजिकल बॉडी है जो फूड और न्यूट्रिशन से बनता है। जब हम हेल्थी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ये कोशा स्ट्रॉन्ग बनता है। फोकस होता है फिजिकल हेल्थ और फिटनेस पे। प्राणमय कोशा, इसे हम कह सकते हैं एनर्जी बॉडी। इसमें प्राणाया लाइफ फोर्स फ्लो करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम इस लेयर को बैलेंस में रखते हैं। मनोमाया कोशा, ये हमारी माइंड और इमोशंस का लेयर है। थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ अवेयरनेस यही से आती है। इसे बैलेंस करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हेल्प करता है। विजननामय कोशा, ये विजडम और इंटेलेक्ट का लेवल है। यहां से आती है हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग। और अंत में आनंदमाया कोशा, ये सबसे इनर लेयर है जो ब्लिस और स्पिरिचुअल जॉय का एक्सपीरियंस देती है। जब हम डीपली कनेक्टेड फील करते हैं यूनिवर्स से, इनर पीस मिलती है, तो हम आनंदमाया कोशा में एंटर करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कोशास मिलके ह्यूमन एक्सपीरियंस का फुल स्पेक्ट्रम बताते हैं, फ्रॉम बॉडी टू सोल। इन्हें बैलेंस करके हम कंप्लीट वेलबीइंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैप्पीनेस की।
इंसान की नेचर होती है रिस्पॉन्ड करना एनवायरनमेंट के स्टिम्युलाई पे, कभी पॉजिटिव इमोशन के थ्रू और कभी नेगेटिव। जब हम खुशी, लव या पीस एक्सपीरियंस करते हैं तो वो पॉजिटिव इमोशन होता है। जब हम दुख, स्ट्रेस या गुस्सा फील करते हैं तो वो नेगेटिव इमोशन होता है। तो हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें हम पॉजिटिव, सैटिस्फाइंग इमोशंस फील करते हैं। ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे: फिजिकल हेल्थ, मेंटल बैलेंस, सोशल वेलबीइंग। हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं, चाहे वो ग्रीक फिलॉसफी हो या मॉडर्न साइकोलॉजी। हर पर्सपेक्टिव ये बताता है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम बॉडी, माइंड और सोल तीनों को बैलेंस में रखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पंचकोशा को समझे और उन पे काम करें तो हम अपनी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस और पीस ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे हैप्पीनेस यानी खुशी के बारे में, और ये किस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हैप्पीनेस को हम एक ऐसे स्टेट के रूप में देख सकते हैं जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली एक फील करते हैं। अगर हम हैप्पीनेस को एक स्ट्रक्चर में समझे तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। फिजिकल हेल्थ: जब हमारा शरीर हेल्थी होता है हम खुद को एनर्जेटिक और बैलेंस्ड महसूस करते हैं। एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ: हमारा मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना आसान हो जाता है। सोशल हेल्थ और सबसे लास्ट सोशल हेल्थ: जब हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं हम खुद को सपोर्टेड और कंटेंट महसूस करते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स का बैलेंस हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस को शेप करता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच कनेक्शन सोशल हेल्थ को भी बेटर बनाता है और ये ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस करता है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं हम आपके साथ और बेहतर कंटेंट शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो। क्या पता अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला दे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं और हमारे जर्नी में हमारे साथ चल के अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। आपका सपोर्ट हमारी मोटिवेशन है।